हेलो भाई, कैसे हैं? बढ़िया। इसमें हम आपको बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और किसे कहते हैं और इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है अर्थ पे यानी पृथ्वी पे। तो आइए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। ग्लोबल वार्मिंग तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल मतलब ग्लोब और ग्लोब मतलब पृथ्वी। तो ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के जो चारों तरफ गैसें होती है, क्या होती है? पृथ्वी के चारों तरफ गैस होती है। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है? गैस होती है, यानी ये अर्थ हो गया, यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ गैस होती है। अब कौन सी गैस होती है मेरे भाई? तो बहुत सारे गैस होती है। CO2 होती है, मीथेन होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो ये सब गैस है इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ गैसें होती है, गैसें बहुत सारी होती है, CO2, CH4, सबको मिलाकर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होता है, अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ये हो गया सूरज, हमारे सूरज देवता यानी सन। अब सूर्य से किरणें पृथ्वी पे आएगी, अर्थ पे। अब जब ये सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आएगी तो जो ये गैसें हैं पृथ्वी पर किरणें आने देगी। तो आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई किरणें आती है तो टकरा कर वापस जाती है। ये आपने पढ़ा होगा ना। जैसे कि कोई किरणें यहाँ पे आई तो टकरा कर क्या फिर वापस गई, यानी पृथ्वी पे आई या फिर टकरा कर वापस गई। तो अब ये जो किरणें हैं वापस वायुमंडल में जाएगी, टकरा कर वापस गई। तो अब जो ये किरणें आती है उसे शॉर्ट वेव कहते हैं। शॉर्ट वेव यानी हिंदी में बोला जाए तो लघु तरंगे। इसको शॉर्ट वेव कहते हैं और हिंदी में इसको लघु तरंगे कहते हैं। और जो किरणें परिवर्तित हो रही है इसे लॉन्ग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव। यानी दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे। तो जो आई उसको शॉर्ट वेव और जो टकरा कर वापस गई उसे लॉन्ग वेव यानी दीर्घ तरंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, गौर से देखिएगा मेरे भाई, कि जो ये शॉर्ट किरणें आती है तो इसको गैसें आने देती है, लेकिन जब ये किरणें टकराकर वापस जाने लगती है वायुमंडल की ओर तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब जब कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वायुमंडल अप्रूपी है कि गर्म हो जाएगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा न रहती तो यहाँ पे किरणें आती और वापस चली जाती। तो जब किरणें वापस चली जाती मेरे भाई तो पता है इससे क्या होता? सूर्य की किरणें रुकती नहीं, वायुमंडल गर्म होता ही नहीं। तो इसे क्या हो जाता? रात के समय में जितना दिन के समय में गर्म होता, रात के समय में शून्य बर्फ हो जाता पृथ्वी पे। पृथ्वी पे जीवन संभव था? नहीं था मेरे भाई। तो अब कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती तो क्या करती? वायुमंडल को गर्म करती है। लेकिन अब क्या इसमें प्रभाव, इसका करंट में देखिए तो क्या हो रहा है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? फैक्ट्री वगैरह। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योग वगैरह ज्यादा लग रहे हैं। उद्योग क्यों लगते हैं? क्योंकि हर देश को विकास करना है, हर कोई चाह रहा है विकसित देश के होड़ में मचा हुआ है विकास करे, तो उद्योग ज्यादा लगाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो कोल हम लोग उपयोग करते हैं, कोयला उपयोग करते हैं, उससे भी धुआं निकलता है। हम लोग जो वाहन चलाते हैं उससे भी धुआं निकलता है। तो क्या धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। अब ये धुआं क्या करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्रीन हाउसों में ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये धुआं उड़कर ऊपर जाएगी तो ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे भाई, तो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगी। जब सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करोगी तो वायुमंडल ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा मेरे भैया, तो ये जो पोल है, पोल पे जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा ना मेरे भाई। और जब पोल पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हर एक जीव जंतु का एक अनुकूलित वातावरण होता है भाई। जैसे कि आप मालदीव देखेंगे तो क्या है, एक तरह से द्वीपीय देश है, समुद्र में बसे हुए हैं। एक श्रीलंका देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए। तो क्या जब बर्फ पिघलने लगेगी तो समुद्र का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो ये सारे देश क्या होंगे? डूब जाएंगे। फिर समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, एक अनुकूलित वातावरण रहता है, तो क्या होगा? उनका लय और ताल टूट जाएगा। मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, नदियों इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, ग्लेशियर एकाएक पिघल जाएंगे। तो ताजा पानी जो हम लोग को प्राप्त होता है, ताजा पानी प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान में। 1992 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ इसको कम करने के लिए। ये करंट से हम आपको अपडेट कर दिए। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।